8.9629 ईस्ट। तो इंडिया का कौन सा पॉइंट का दिखाता है वो? अरे यार ठीक है ठीक है, पॉइंट दिखाता है ये बात सच है, लेकिन कहां से कहां तक? जो सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है उसका अगर हम कोऑर्डिनेट ले लें और सबसे वेस्ट वाला पॉइंट है उसका हम कोऑर्डिनेट ले लें तो हमको क्या मिलेगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मिलेगा, टाइम जोन के लॉन्ग, है ना, मेरिडियन का एक्सटेंट मिलेगा। अगर हम साउथ से नॉर्थ जाएं तो सबसे नीचे वाला कौन है? सबसे नीचे वाला साउदर्न पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? 8 डिग्री चैनल के नीचे इंदिरा पॉइंट है, और सबसे ऊपर क्या है? कश्मीर का रीजन पड़ता है, तो वो वाला पॉइंट है। तो वो सारा मिला, वो क्या है, वो पॉइंट पर जो लैटिट्यूड है वो लैटिट्यूड दिया हो रहा था। मतलब अगर 4 लाइन से घेर दें इंडिया को एकदम सटते हुए, तो वो चारों लाइन कौन कौन सा है? तो वो जो चारों ईस्टवर्ड, ईस्ट मोस्ट पॉइंट, वेस्ट मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इस चारों पॉइंट से गुजरने वाली जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उसको बेसिकली जिक्र किया जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 30-32 डिग्री समथिंग मिनट 97 और 25 डिग्री समथिंग, वो जो दिया रहता है बेसिकली वो चीज दिया रहता है। किस उसका एक्सटेंट क्या है, उस एक्सटेंट को बेसिकली डिस्क्राइब किया गया रहता है। ठीक है सर। और एक सवाल सर। हाँ बोलिए बोलिए सर, एक लोकल कोऑर्डिनेट और ग्लोबल कोऑर्डिनेट में क्या फर्क होता है? क्या चीज नहीं सुन पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ आवाज बज हो रही थी। हाँ बोलिए। हेलो हेलो, ये पूछ रहे थे सर, लोकल कोऑर्डिनेट। हाँ सर। क्या चीज? हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर ये पूछ रहे थे जो लोकल कोऑर्डिनेट और ग्लोबल कोऑर्डिनेट में क्या फर्क होता है? कोऑर्डिनेट नहीं, हाइट की बात कर रहा था मैं, ठीक है, हाइट की बात कर रहा था। लोकल हाइट एमएसएल से नापते हैं, मीन सी लेवल से नापते हैं। जैसे आप किसी पहाड़ी के बगल में चले जाएं, हाँ, और पूछे कि कितना ऊंचा है ये पहाड़ी, तो आप कैसे बताओगे उसको? जहां पर खड़े हो वहां से नापना तो नहीं शुरू करोगे। हाँ, मीन सी लेवल से, नहीं, सी लेवल से मापना पड़ेगा, सी लेवल से नापना पड़ेगा। तो ये हुआ लोकल हाइट, मीन सी लेवल से नापते हैं, ठीक है। हर एक जगह का मीन सी लेवल के पॉइंट को मिलाओगे तो आप देखोगे कि पूरा एक सतह सरफेस बन जाएगा, धरती का सरफेस, ठीक है। वो एक सरल रेखा नहीं रहेगी। और दूसरा बताया था कि जब जो मैथमेटिकली अर्थ को जिस चीज के हम मतलब ज्योमेट्री वाइज अगर अर्थ को कोई एक सिंबलाइजेशन करना चाहें तो वो इलिप्सॉइड से होता है। तो इलिप्सॉइड का जो सरफेस हुआ वो भी तो कोई सरफेस होगा, इमेजिनरी ही है। तो उस सरफेस से अगर कोई लोकल हाइट है, कोई मतलब रिलीफ है आपका, मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ी है, कोई बिल्डिंग है, उसका हाइट लेंगे उस इलिप्सॉइड वाले सरफेस से, तो वो इलिप्सॉइड हाइट कहलाता है या ग्लोबल हाइट कहलाता है, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू, थैंक यू सर। नेक्स्ट। हाँ अमित कुमार जी, आप भी हाथ उठा रहे थे। हाँ बोलिए। नहीं सर, हो गया सर। हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक, क्या है? जवाहरलाल प्रसाद, हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ बोलिए सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे ग्राम सीमा लाइन सर, वो नदी के कारण वो मैंने नदी के कारण वो चेंज हो गया, तो उस समय में क्या करेंगे सर? जो कैडेस्टर सर्वे में जो पहले ग्राम सीमा था, अभी में वो क्या करेंगे सर? देखिए, इस क्वेश्चन का जस्ट अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले आंसर दिया था। बेसिकली हमको रेवेन्यू विलेज का जो बाउंड्री हमको लेके आए हुए हैं, हम उसमें ज्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर कहीं स्लाइवर्स क्रिएटेड है, अगर प्रेजेंटेशन में कोई एरर है, गैप ओवरलैप आया हुआ है, उसको बेसिकली किल आउट कर रहे हैं। हम बाउंड्री रेवेन्यू विलेज की नहीं बदल रहे हैं। जो रेवेन्यू वाले आ गया, हाँ, जिसमें शुरू में डिफाइन किया गया था उसका आधार भले रहा हो, निष्फा रहा हो, किसी रास्ते को आधा आधा मार देना रहा हो, किसी नाले का इस तरफ या उस तरफ कर देना रहा हो, किसी नदी को बीच से डिवाइड कर देना रहा हो, लेकिन अभी जो एक बार जब बाउंड्री बन गया रेवेन्यू विलेज का, तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, वो हम लेके आ जा रहे हैं। और ऐसे केस में जहाँ की पहले रेवेन्यू विलेज बाउंड्री थी और अभी वहां नदी बह रही है, तो ऐसा नहीं कि उसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। बेसिकली हमको उसको जो रेवेन्यू विलेज है उसी को रखना है। हाँ, अगर गैप ओवरलैप मिल रहा है तो उसको वेरीफाई करने का तरीका हमको नदी वाले केस में नहीं है। तो उस केस में जो स्थल वाला पार्ट पड़ रहा है, उससे सटा हुआ जो गांव है, उसके बाउंड्री को मान लीजिए हमने ले लिया, दूसरे गांव के लिए भी वही बाउंड्री ले लिया, तो ऑटोमेटिकली दोनों का सेम हो जाएगा। हाँ,
गुंजन कुमार पिन कर दीजिए। गुंजन कुमार, हाँ बोलिए, पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए तब आपकी आवाज आएगी। पिन कर दीजिए ना, राइट क्लिक करके। हाँ हाँ बोलिए। नहीं पूछना है, ठीक, लगता है मुझे ही पूछना चाहिए फिर। ये एक मिनट, कोई हाथ खड़े हैं तो उनको पहले बता दें। हाँ पवन कुमार जी बोलिए। हाँ अनम्यूट कर दीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना सिस्टम। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, हाँ आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। कह रहे हैं सर, आबादी के लिए स्केल अलग लेना है। हाँ आबादी के लिए 1:1000 का हेलो। स्केल लेना है। हाँ हाँ हाँ। कह रहे हैं सर, स्केल जो लेना है हाँ हाँ आबादी क्षेत्र के अलग लेना आपकी है। आपकी आवाज बज हो रही है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन और सुन पाया आपका कि आबादी के लिए अलग स्केल लेना है या नहीं लेना है, यही ना? आबादी का जो नक्शा मिलेगा आपको वो 1:1000 के स्केल पर मिलेगा। कब लेना है? 1 हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ यस सर। हाँ आबादी के लिए आपको 1:1000 हाँ का यस स्केल सर। लेना है। हाँ आबादी के लिए हाँ सर, 1:1000 का स्केल लेना है, यस। जो कि 1:4000 वाले स्केल से कितना गुना होगा बताइए? स्केल कितना गुना हुआ? 4 गुना हो गया स्केल, ठीक है। 4 गुना। हाँ और एरिया यस कितना सर। गुना हो जाएगा? मैप 16 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक यस ना? सर। हाँ और वो 1:1000 पर लेना है। ओके ओके। हाँ ओके। गुंजन कुमार कोई थे, वो हाथ उठा रहे थे। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ गुंजन कुमार जी बोलिए। हाँ सर नमस्ते सर, सुन रहे हाँ हैं? हाँ बोलिए। सर ये बोल रहे हैं, जैसे तो खर्रा सो बताया सर, एक जरीब हट के खींचना है। 5 जरीब का रहता है वो। अच्छा 5 जरीब, तो सर हाँ वो उसी डायरेक्शन में जो खींचे हैं तो उसमें हमको पता नहीं चल पाया कि हाँ की डिस्टेंस कहाँ से लेना है, कितना क्या है नहीं वो नहीं, अरे थोड़ा। देखिए जब भी ट्राई जंक्शन बनाते हैं वो एक सिंबल की तरह यूज होता है, ठीक है। उस अच्छा सिंबल को ओरिएंट ऐसे ट्रायंगल बनाए और उसके सीधे एक तो लाइन खींचा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा एक सिंबल है। उसको ओरिएंट करके ट्राई जंक्शन पर रखते हैं, ठीक है। जब मैप मेकिंग करते हैं कार्टोग्राफी में, तो बेसिकली जब मैप बनाते हैं तो उस सिंबल को ओरिएंट करते हैं जिस डायरेक्शन में डिवीजन गया हुआ है तो पर्टिकुलर बाउंड्री का, और उसको तो ट्राई सर जंक्शन बोलते हैं पॉइंट सर पर एक प्लेस कर देते हैं। जरीब, सर बोले सर एक जरीब हट के करना है, तो कहाँ से एक जरीब? और वही ट्राई वो जंक्शन का पॉइंट। पॉइंट, ट्राई जंक्शन भी तो एक ट्रायंगल ही होगा ना। ट्रायंगल तो ओके कागज पर ओके। कोई जगह लेगा ना। जी जी जी। हाँ वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था कि कैसे इसको कागज पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये बतला रहा था। ठीक। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट, आप लोग नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूं? और कोई क्वेश्चन? एक मिनट, ये क्या है? प्रभाष चंद्र नाग। प्रभाष चंद्र नाग, हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। सर, रियल टाइम मैप डिफाइन कर दीजिए। रियल टाइम मैप का मतलब हुआ अभी हमारा जो लैंड फिजियोग्राफी है, जो टोपोग्राफी है, मतलब अभी का जो हमारा भूदृश्य है, अभी हमको मान लो आप शास्त्री नगर इलाके में हो तो आपको जू दिखेगा, सरदार पटेल भवन दिखेगा, या रेवेन्यू प्रशिक्षण संस्थान दिखेगा। तो ये सारा चीज हमको मैप पर दिखना चाहिए, रोड दिखेगा, तो वो चीज भी हमको मैप पर भी दिखना चाहिए। जो हमारा जैसा हमारा भूदृश्य है वैसा ही हमारा मानचित्र भी प्रदर्शित होना चाहिए, यही चीज है। और इसका खेसरा मानचित्र के संबंध में इसका और भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, वो ये है कि अभी के समय में कोई जमीन का टुकड़ा जिस मालिक के पास है, उस मालिक का नाम पता चलना चाहिए, ठीक है।
जाके खा लो तो खाओ पिलाओ भी अगर होगी तो ठीक है थैंक यू सर। तो हाँ टेका ठीक। ले चाहे कुछ भी। वो अपने मन से काहे के दिन टूट के उम्मीद अरे मैडम ये कैसा आ गया स्क्रीन, कोई ये दिखा है कौन के कहाँ चला गया सब? नहीं ले रहा है। वो बनाने के लिए कोई ठीक उनके है, हो छोटे गया। लाभ खा लेंगे और दिलन तो हेलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है? हाँ संजीत कुमार जी बोलिए। सर ये अभी एसएसके का जो शेड्यूल है वो आया अभी नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक्रोफोन हटा लीजिए मुंह से। हाँ मैं बोला सर ये अभी एसएसके का शेड्यूल आया है, जो पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल है उसका कितना वीक तक होगा, क्या होगा, असाइनमेंट है ये वो कि सुरभि अटेंडेंस ज्यादा है। अच्छा बताएंगी। हाँ हाँ वो तो अपलोड कर दिया जाएगा अभी। तो हाँ मेरे को हो गया, अपलोड हो गया, इसका थोड़ा अच्छा ठीक, क्लेरिफिकेशन हाँ अच्छा चाहिए ठीक है, था, अच्छा अच्छा हाँ क्लेरिफिकेशन चाहिए था हाँ हाँ इसका। बोलिए बोलिए। हाँ ये दिया है ऑर्डर राइटिंग क्या होता है जो जून 2 और जून 9 को होगा? हाँ ऑर्डर राइटिंग सब बहुत आपके लिए ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, सबसे इम्पोर्टेंट काम ऑर्डर राइटिंग ही होगा आपके लिए। कि जब भी कोई आपत्ति आएगी या किसी जमीन के क्षेत्र पर कोई विवाद होता है तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से दावे दिया जाएगा, उसके विरोध में भी फिर दावा दिया जाएगा। तो दोनों पक्ष प्रतिपक्ष को सुनने के बाद आप मान लो कोई निर्णय लेते हैं कि नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी सच बोल रहा है, और गांव के लोग से भी पूछे तो ऐसा बताया और आपने कोई फैसला दिया। तो आप जो फैसला दोगे वो कैसे देना चाहिए, तो ये आपको जो एक्ट वाले पढ़ाएंगे वो ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज जो बहुत ऑब्वियस है, जो कि एकदम मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्पष्टता होनी चाहिए और वो तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। ये दो चीज तो तो बिल्कुल सर होना ही होना चाहिए। एक तरीके से एक क्लेरिफिकेशन क्लास रहेगा क्या? कौन सा ऑर्डर राइटिंग वाला? हाँ जी हो सकता है, हाँ 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 आप अपने क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं। अभी तो भी ठीक जैसे है, आप क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है। हाँ जी हाँ सेकंड राउंड दिया है पर्सनल इंटरेक्शन और पर्सनल, जो, हाँ बोलिए। हाँ तो पर्सनल इंटरेक्शन में आपसे जस्ट बात किया जाएगा, आपको 2-3 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको पहले से तैयारी करके आनी होगी, आपको अपना परिचय देना होगा, आपको अपने बारे में बताना होगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर देना होगा ताकि और ये सर आपसे ऑनलाइन इंटरेक्ट किया जा सके। हाँ क्लास बेस्ड एग्जाम जो दिया है जून 12 को, क्या है थोड़ा उसका डिटेल में बताओ। परीक्षा ली जाएगी, कैसे ली जाएगी? वो भी आपको बता दिया जाएगा। मतलब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा? क्योंकि सर लीगली तरीके से देखो तो एडवर्टाइजमेंट में कहीं मेंशन नहीं किया है कि एग्जाम लेना है, और जो भी वैकेंसी कोई रहता है उसका जो बेस होता है वो रूल फॉलो करता है एडवर्टाइजमेंट। देखिए आपको दिक्कत ना हो, ये सारा जो काम किया जा रहा है प्री ज्वाइनिंग ओरिएंटेशन, अभी आपका क्या हो रहा है, प्री ज्वाइनिंग ओरिएंटेशन हो रहा है, तो ये आपकी सुविधा के लिए ही बेसिकली किया जा रहा है। ये कोई मतलब विधिक बाध्यता नहीं है ऐसा करने की, लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि आप तो अवेयर हो इसका तो सकें। सर कुछ तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो होगा, अच्छा देखिए, अभी हम लोग टॉपिक से रिलेटेड रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब उसका आंसर देना ठीक है मतलब सर। हाँ क्लास से रिलेटेड रखिए, दो मतलब क्वेश्चन और टॉपिक से है, रिलेटेड ही क्वेश्चन रखिए। हाँ फील्ड असाइन जी, और हाँ फील्ड असाइनमेंट जो दिया है क्या क्या होगा, हम लोग क्या करना है? फील्ड असाइनमेंट में वही आपको ढेर सारे काम है, मतलब प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक की जर्नी है, आप ऐसे समझिए। और मिशन मोड प्रोजेक्ट वर्क है, फील्ड में रहना है, शिविर बनेगा, उसमें खाना पूरी होगी, किस्तवारों का सबों को काम एलोकेट करना होगा, तो बहुत तो ढेर सारा काम हो जाएगा। तो ये फील्ड असाइनमेंट जो है, किसको कौन सा काम देना है, किससे क्या काम करवाना है, किस दिन क्या काम होगा, कौन कौन सी एक्टिविटी पैरेलल रन कर सकती है, कौन कौन सा सिक्वेंशियल होगा, वो सब का आपको एक फ्रेम में फुल डिटेल बना के रखना होगा, तभी आप ये सारा काम कर पाएंगे। और तो हाँ फाइनल दिया है कि फाइनल एग्जाम जो लास्ट ऑप्शन है, फाइनल एग्जाम। ठीक है, जो सर मटेरियल एक आपको मिनट उपलब्ध कराया गया है, जो क्लासेस लिया गया, उसको अच्छे से जी, रिवाइज कीजिए कि दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दूसरों को ये भी मौका शिविर, दीजिए। हाँ हाँ बोलिए। ये हाँ शिविर सर मेरा लास्ट है, बता रही हूँ, हाँ ये शिविर में होगा हाँ फाइनल एग्जाम? और एक तरीके का जो सर जो प्रोबेशन पीरियड होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का या ऑर्गेनाइजेशन का, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कहीं पे
मंथ वो रहता सब है, बाद कहीं में आएगा 7 ना, मंथ उसकी उसकी इंटरव्यू बारी बाद रहता में है। आएगी। अभी आप हाँ, ये नहीं मैं उस मेरा कहने का मतलब है सर, ये प्रोबेशन पीरियड में ये सब चीज होगा, और तरीके से कंफर्मेशन होने का एग्जैक्टली एक वो भी आपको सूचित किया जाएगा। एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं, हाँ वो भी आपको एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं वो भी आपको सूचित किया जाएगा। आपको क्या क्या चीज सूचित किया जाना है, उसकी तैयारी चल रही है। ओके सर, थैंक यू। ठीक, नेक्स्ट। एनी क्वेश्चन? मुकेश कुमार जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, आवाज सुन रहे हैं हाँ मेरी? सुन पा रहे हैं, बोलिए। सर पहले तो सर जो भी मेरे मित्र सर क्वेश्चन करते हैं उनको सर उधर से म्यूट कर दिया कीजिए, फिर आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ पाती है जो आप अच्छा समझाते हैं सर। अच्छा। दूसरी बात, हेलो, हाँ हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ सर, सुन आपकी पा आवाज रहे नहीं हैं? आ रही। हाँ आप सुन रहे हैं सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर जब हम किश्तवाड़ करने जाएंगे तो हाँ उस समय हाँ हमारे पास ईटीएस चाहे वो डीजीपीएस या चाहे जीपीएस सब मशीन मेरे साथ में रहेगा हाँ सर। हाँ, एजेंसी अपना ऑपरेटर और एक ईटीएस मशीन आपको उपलब्ध कराएगी जब भी आपको जाना होगा। वो जो ऑपरेट कराने के लिए स्टाफ भी उन्हीं का होगा ना, हाँ एजेंसी का स्टाफ उन्हीं सर? का रहेगा, स्टाफ उन्हीं का थैंक रहेगा। यू। वो लेकिन आपको प्लान कर लेना होगा ताकि हाँ किस दिन कहाँ होना है, कब होना है, आपके साथ किस किस चीज को कवर करना है, तो वो पूरा इटिनरी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एक शिविर में एक ही गांव तो रहेगा नहीं, ढेर सारा गांव रहेगा, और एक जी साथ कई जी कई कई लोग मतलब इस काम को करते रहेंगे। तो ऐसा मतलब जैसे मान लो किसी गांव में एक शिविर में 20 गांव है, तो वो 20 ईटीएस तो देगी नहीं, इस ढंग से अरेंज करेगी जब कि मतलब वो रोटेशन बेसिस पर सारा काम हो जाए। ठीक है, हाँ सर, 10 बैंक का। हाँ तो वो आप प्रोग्राम बना के दोगे, अकॉर्डिंगली वो अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट। नो क्वेश्चन? हाँ कौन है? अरुण कुमार जी बोलिए, बोलिए अरुण कुमार जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक्रोफोन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक्रोफोन लगा लीजिए मुंह के पास, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, नहीं नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। हाँ मनोरंजन कुमार जी, अनम्यूट कीजिए पहले। हेलो हेलो, आपने म्यूट किया हुआ है अपना सिस्टम, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए, नहीं आ रही है आवाज, माइक्रोफोन लगा लीजिए मुंह के पास, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। क्यों नहीं आ रहा है लेकिन? नहीं आ रहा है।
चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना क्वेश्चन। काफी देर से वेट कर रहा हूँ, डाल दीजिए। हाँ फिर देखिए इसका म्यूट हो गया है नहीं। हाँ हाँ हेलो हेशमुद्दीन फरीदी। हाँ बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए बोलिए सर 2-3 क्वेश्चन हाँ था बोलिए सर। बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ सर एक है कि जैसे आपने बोला वैलिडेशन का प्रोसेस है 25% जो कानूनगो को करना है। तो जैसे हम लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो एज ए थर्ड पार्टी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे होता है कि 10% वेरीफाई करना है, कहीं होता है 100% वेरीफाई करना है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर अगर RFI रेज किया या कोई डॉक्यूमेंट्स भेजा है तो उसका हम 10% चेक कर लेते हैं, उतना ही काफी होता है। 90% की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती है, सिर्फ 10% चेक कर लिया और साइन करके पेपर को आगे बढ़ाना होता है। देखिए ये कहीं काम पे होता थोड़ा है कि पूरी की पूरी 100% प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो यहाँ वैसा केस है या फिर एक है कि 25% रैंडमली चेक करके और 100% का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, क्या डिफरेंसेस इसमें क्या है? हाँ नहीं बात लगभग वही है। आपको बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना होता है और ये काम पहले सरकारी स्तर पर पूरा का पूरा सरकार के द्वारा किया जाता था, आज भी सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। सर्टेन पोर्शन किश्तवाड़ वाले पोर्शन मैप मेकिंग प्रोसेस को हमने आउटसोर्स कर दिया है। तो जो ओनरशिप को डिफाइन करने का काम है खानापुरी में, या जो सुनवाई के थ्रू हम मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है उसको एडजुडिकेट करके एक ऑर्डर देने की बात है, तो वो तो कंप्लीटली मतलब सरकार के जिम्मे ही है। आप सरकार के अंग के रूप में काम कर रहे होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना होता है। और आपको 25% इसलिए दिया गया है कि वो 25% आप कर लोगे तो एक सर्टेन लेवल का सर्टिफिकेट कॉन्फिडेंस लेवल या डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इतना होगा कि हाँ हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हम भी वहाँ पे ऑन करते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर 10% जिम्मेदारी हमारी है तो 90% उनके स्कोप में होती है। समझ गया मैं। आप इस केस में कॉन्ट्रैक्टर को दिया कहाँ जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर तो केवल मैप बनाने का काम कर रही है। जहाँ ओनरशिप की बात आ रही है उसको और उसको डिसाइड करने की बात आ रही है वो तो कम्प्लीटली आप कर रहे हैं, वो सरकार कर रही है कम्प्लीटली। इट मींस 100% हमारा ही हुआ, सिर्फ 25% पे साइन करना है। बेसिकली क्या है कि अमीन के द्वारा सारा काम किया जाना है और आपको करवाना है जी। तो ऐसा थोड़ी कि मतलब किसी भी कीमत में ये थोड़ी हो सकता है कि आप कुछ भी करके ले आए और आप उसको हाँ कह दीजिए। कहीं चेक बैलेंस तो होना होगा ना। चेक बैलेंस में ये भी नहीं हो सकता कि पूरा काम आप फिर से कीजिए। इसका तरीका ही यही होता है कि बेसिकली हायरार्की बनाते चला जाता है। तो यही वजह है कि दूसरा क्वेश्चन था सर कि जैसे हम लोगों को क्या जो एजेंसी है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट देगी खेसरा नंबर का एरिया वाइज ओल्ड और न्यू के कंपेयर में? हाँ देगी। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देगी, है ना, क्योंकि जो पहले वाला एक खेसरा था आज के डेट में वो 4 बाइफरकेट हो गया होगा। तो एरिया मैच करने के लिए हम लोगों को देखिए मतलब आप लोगों के बोलने से ऐसा मुझे बार बार इस बात को बोलना होता है कि आप लोग अगर ऐसा समझ रहे हैं कि एक खेसरा 4 पार्ट में बट गया तो उसी का डिवीजन हुआ है। आपको हमेशा ऐसा केस नहीं मिलेगा। बेसिकली केवल डिवीजन ही नहीं हुआ है, अमलगमेशन भी बहुत हुआ है, खरीद बिक्री भी बहुत हुई है। तो अगर आप ओवरले करोगे ना तो एकदम से ओरिएंटेशन डिफरेंट मिलेगा आपको। कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि किसी नदी के किनारे का एक गांव जिसके खेसरे की सजावट जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल था और अभी उसका जो एसएस मैप बना हुआ देखते हैं कंप्लीट सारा का सारा खेसरा उसका हॉरिजॉन्टल हो गया हुआ है। तो मतलब डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्ड रहेगा, ओरिएंटेशन बदला हुआ रहेगा। मतलब अगर आप एक थंब स्टेटमेंट कुछ इशू करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। बेसिकली आपको केस टू केस देखना ही पड़ेगा, वो आप ऐसे नहीं कर सकते। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप लेकिन सर स्टेटमेंट तो देगा ना हमको? हाँ देगा, एरिया स्टेटमेंट देगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देगा, एरिया स्टेटमेंट भी देगा। ठीक है सर। और तीसरा चीज सर एक और था, हाँ बोलिए, कि इलिप्सॉइड और एमएसएल में डिफरेंस क्या होगा? जैसे एमएसएल तो हम लोग होता है कि मेन सी लेवल से आरएल डिफाइन कर देते हैं एलिवेशन उसका किसी भी जगह का। लेकिन इलिप्सॉइड से हो गया कि हम जो है 3D में काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग 2 तरह का सर्वे होता है ना, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे में इलिप्सॉइड आ गया, तो इसमें डिफरेंस क्या है एमएसएल और इसके डिफरेंस? देखिए एमएसएल में भी क्या है, बेसिकली मीन सी लेवल भी तो एक सरफेस ही है ना जी। तो सर लेकिन वो जियोडेटिक व्यू पे नहीं है ना सर, वो तो रेफरेंस से हम लेवल ट्रांसफर करते हुए चले आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो एमएसएल से आपको लोकल हाइट बताता रहता है।
और इस क्योंकि सर वो एक कंटिनेंट ही में काम हो रहा है, जैसे इंडिया का है तो कराची से लेके 0 स्टार्ट हुआ, तो एक ही कंटिनेंट में आ रहा है, तो प्लेन लेवल पे ही आ रहा है ना वो आरएल, वो जियोडेटिक व्यू से नहीं ना, उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आप जब आप इलिप्सॉइड वाला लेते हैं तो बेसिकली इलिप्सॉइड का जो सरफेस है उसको आप 0 मान लेते हैं, वो वही आपका डेटम हो जाता है, बेसिकली उसी का कलेक्शन आपका डेटम है। जो हम लोग अभी डेटम फॉलो कर रहे हैं वो WGS84 है, तो वो एक सर्टेन एक सेकंड से लिखा दीजिएगा। हाँ, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 84। ठीक है सर। तो वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 84 को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो जो इलिप्सॉइड जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना, तो जब हम मीन सी लेवल वाले इससे लेते हैं हाइट को, रिलीफ का हाइट निकालते हैं, तो वो बेसिकली लोकल हाइट कहलाता है, वो मीन सी लेवल से निकाला हुआ हाइट है। और यही चीज तो हम एक सरफेस जो मैथमेटिकल सरफेस हमने क्रिएट किया है अर्थ के अप्रोक्सीमेशन के लिए, वो जो इलिप्सॉइड है, इलिप्सॉइड का भी तो कोई अपना सरफेस होगा, उस सरफेस के कंपैरिजन में भी तो हमारे अर्थ का जो रिलीफ है या अंडुलेशन है उसका कुछ हाइट या डेप्थ हो सकता है। तो वो जो नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे MSL से हम एक कंटिनेंट में काम कर रहे हैं और इलिप्सॉइड है, मतलब ग्लोबलाइज व्यू में हमारा पूरा काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो, हाँ, तो उसको थोड़ा सा सर इस पे समझा दीजिए ना, पेंट पे जो आप समझा रहे थे तो ज्यादा बेहतर होगा थोड़ा सा। ठीक है, हम कर देते हैं, लेकिन बेसिकली वो मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन, देखिए रुकिए हम शेयर करते हैं। थोड़ा सा चपटा कर दें, ठीक है। यही मान लीजिए दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारा अप्रोक्सीमेटेड इलिप्सॉइड है, ये और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। अब जो हमारा अर्थ का रियल अंडुलेशन है वो मान लीजिए इस तरह का है, तरीका, ठीक है। तो अब नापने का जो तरीका, एक तो ये भी तो नाप सकते हैं कि ये वाला सतह जो है, ये वाला जो सरफेस है, इससे हमारा कितना रिलीफ है, ये अंडुलेशन जो है ये कितना है, ये जो हाइट है ये कितना है, मतलब इस वाले सरफेस से नाप रहे हैं, तो ये चीज इलिप्सॉइड हाइट कहलाता है, ठीक है। और वही लोकल जो हमारा साइड में आएंगे सर, हाँ ये साइड में आएंगे तो ये हाँ एक मिनट, ये अब ये क्या है, एक स्फेरिकल इलिप्सॉइड का सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, उसको हम रिप्रेजेंट किए हुए हैं बेसिकली ऐसे करके। तो एक क्रॉस सेक्शन ले लीजिए उसका, वो चीज आपको दिखला रहा है यहाँ, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक। अब और दूसरा, जब हम लोकल हाइट लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इलिप्सॉइड के सरफेस से मैच करता रहेगा, बेसिकली वो वाटर लेवल जो रहता है हमारा वो वाला चीज होता है। वो इसको मान लो ग्रीन कलर से दिखलाओ, ये हो सकता है मान लो हमारा ये हाइट है, क्या कहते हो, ये मीन सी लेवल है, तो बेसिकली ये ग्रीन वाले से नापे, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो ग्रीन वाला लाइन जो है वो इलिप्सॉइड वाले लाइन से मैच करे, बिकॉज ऑफ ग्रीन वाला लाइन क्या है, वो असली वाटर लेवल है जो अर्थ का ग्रेविटेशन का डिफरेंस या रिलीफ या और बहुत हजार चीज, मैग्नेटिक, ये सब चीज के कारण या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सारे चीजों को इंक्लूड करते हुए जो हमारा वाटर लेवल तय होता है, ज्वार भाटा भी उसमें है, तो उसका जो मीन निकालते हैं वो है। लेकिन ये वाला जो काला वाला है वो क्या है, वो एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है, पूरे धरती के लिए ये वो केवल कर लिया, तो वो इलिप्सॉइड से बेसिकली वो हाइट निकाल के ये करते हैं, ठीक है। तो ये काला वाला से जब निकाल के देखते हैं हाइट, रिलीफ का अंडुलेशन देखते हैं अर्थ पर को, तो वो हो गया हमारा इलिप्सॉइड हाइट। और जब वाटर लेवल से देखते हैं, मीन सी लेवल से देखते हैं, तो वो हो गया लोकल हाइट, ठीक है। राइट सर, राइट सर, राइट सर। और सर DGPS में हम हाईली एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या चीज, फिर से बोलिए। ज्यादा से ज्यादा हम एक्यूरेसी, मतलब जैसे आज सर गूगल में पढ़ रहे थे कि DGPS का जो है सो टॉलरेंस है 1 से 3 सेंटीमीटर,
और जीपीएस का था 15 मीटर के हाँ, अप्रॉक्स, देखिए इसलिए वो भी ज्यादा ही बीजीपीएस बतला रहा ज्यादा है। एक्यूरेट है। बेसिकली सच ये है जी सर। कि आप 45 मिनट के ऑब्जर्वेशन में सब सेंटीमीटर एक्यूरेसी लेवल में पहुंच जाते हैं डीजीपीएस में, क्योंकि कंट्रोल्स पर लगाया रहता है ना। आप अकेला डीजीपीएस लेके जाते नहीं है, बेसिकली बेस और रोवर दोनों लेके जाते हैं, ठीक है। जी जी हाँ, तो वो काफी एक्यूरेट निकल जाता है, सिर्फ सेंटीमीटर ही नहीं, मतलब सब सेंटीमीटर लेवल पर आप तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि आपके पास ढेर सारा कंट्रोल्स होता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? और नेक्स्ट, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट, ये अरुण कुमार जी का क्या क्वेश्चन है? मैप जो है ना, मैप आपको इजीली अवेलेबल है, हर एक सदर अंचल से आप मैप ले सकते हैं, चाहे वो सीएस का हो, आरएस का हो, चकबंदी का हो, म्युनिसिपल का हो। 150 रुपये के पेमेंट से आप किसी भी सदर अंचल से मैप को प्रिंट करा के ले सकते हैं। और जब आप किस्तवार करने जाएंगे तो ऑफिस से आपको मिलेगा मैप, लेकिन आप इनिशिएटिव लेके अपना गुलजार बाग से मंगवा लीजिए। आपका जो भी गांव है, जो भी एलोकेटेड गांव है, उसका सीएस मंगवा लीजिए, उसका एसएस आप एजेंसी से ले लीजिए। मतलब आपकी अपनी पूरी तैयारी होनी चाहिए। किन्हीं ने ये चैट में क्वेश्चन लिखा हुआ था। और कोई? ठीक है, दुर्गा साहू जी, हाँ बोलिए। दुर्गा साहू जी, क्या क्वेश्चन है? हेलो हेलो। हाँ बोलिए। सर, जो मेरा क्विज था मैंने दिया था वो सबमिट हो गया था, लेकिन रिजल्ट नहीं। हेलो। आपने लेट दिया होगा, हो सकता है आपने लेट दिया होगा। लेट देने पर मतलब तो सर उसका एब्सेंट का भी जो एब्सेंट है या लेट है, उस केस में कॉपी का इवैल्यूएशन नहीं किया जा रहा है। किया भी जा रहा है तो उसको 0 कर दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, रिलेटेड ठीक है सर। कुछ नहीं समझ में आया हो मेरे बताए हुए में, तो उससे आप पूछ लीजिए। एनी मोर क्वेश्चन, एनीबॉडी? मोहम्मद जफरुल्लाह, बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए सर, जो भी इसका जो बिहार का जो कोऑर्डिनेट है, उसका मिड पॉइंट जो है वो मतलब कि कहाँ रहेगा वो? जैसे कि कोई भी इसका रहता है ना सर, कि जैसे पूरे वर्ल्ड का एक मिड पॉइंट है, जैसे बिहार का मिड पॉइंट। पूरे वर्ल्ड का मिड पॉइंट, गोल चीज में मिड पॉइंट क्या होगा जरा बताइए। सेंटर पॉइंट तो रहता है ना सर उसका। किसी ज्योमेट्रिकल कोई फिगर है तो उसका एक ज्योमेट्रिक सेंटर भले हो सकता है। ये पूछना चाह रहे हैं क्या? जी जी जी, ये पूछना चाह रहे हैं या फिर प्रोजेक्शन पूछना चाह रहे हैं कि कौन? नहीं, सेंटर पॉइंट जो जैसे कि हम मतलब हाँ, कि क्यों नहीं हो जैसे सकता है? कोई भी पॉलीगॉन है तो उसका एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, बिल्कुल तो होगा। जैसे आप बताए ना सर कि पूरे इंडिया का जो इलाहाबाद है वो सेंटर पॉइंट आप जो वो बोले। सेंटर पॉइंट नहीं है, वो क्या है फिर से मैं बता देता हूँ। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका सेंटर पॉइंट है, उसके हिसाब से पूरे इंडिया के टाइम जोन को सेट कर दिया गया है। अच्छा, टाइम जोन के लिए? हाँ, क्योंकि 1.25 टाइम जोन पड़ता है हमारे पूरे इंडिया में। जैसे यूएस में 3-4 टाइम जोन पड़ जाता है, रसिया में ढेर सारा टाइम जोन पड़ जाता है, तो हमारे कंट्री में 2 टाइम जोन पड़ना चाहिए था उस हिसाब से। तो 1.25 उस हिसाब से देखिए तो 1.25 टाइम जोन का 1 घंटा का मतलब 1 टाइम जोन होता है, 15 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है। तो लगभग 30 डिग्री से कुछ कम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो पूरे तो 2 रखने के बजाय 1 ही रखा गया। तो वो जो सेंटर वाला लॉन्गिट्यूड है जो कि 82.5 डिग्री पड़ता है, उसको उसके हिसाब से टाइम जोन पूरे इंडिया में 1 रख दिया गया। ये बात मैंने कही थी, ठीक है। अच्छा हाँ। अच्छा सर, वो आप जो बोले थे कि 1 मिनट में 120 किलोमीटर ये होता है, वो क्या चीज का सर? वो क्या है, देखिए नारंगी देख रहे हैं ना? जी जी जी, नारंगी देख रहे हैं तो फरी जो रहता है, लाइन बना हुआ रहता है। हम आपसे हैं 2 के बीच का डिस्टेंस बताइए, आप बता पाइएगा? अगर आप इसलिए नहीं बता पाइएगा क्योंकि आप तुरंत पूछेगा कहाँ पे। लीजिएगा तो ज्यादा दूर है, और ऊपर लीजिएगा तो दोनों सट गए। जी। तो इक्वेटर पर
जो हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो कितना लाइंस ड्रॉ करेंगे? 360 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो प्राइम मेरिडियन है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरता है और अफ्रीका होते हुए गुजरता है, कहीं ना कहीं एक, इसमें तो सारा लाइन बराबर है ना भाई, मेरिडियन में जो भी देशांतर है, जो भी लॉन्गिट्यूड है, वो तो सब बराबर है जी, एक ही लेंथ का है जी, सेमी सर्किल बना रहा है। तो किसी एक को तो मानना पड़ेगा ना, तब ना उससे ईस्ट वाले को ईस्ट नाम दे दीजिएगा, वेस्ट वाले को वेस्ट नाम दे दीजिएगा। तो ग्रीनविच से गुजरने वाले, इस बात को लेकर काफी झगड़ा भी हुआ था वर्ल्ड में, जान लीजिए। अच्छा, हाँ, ऑफिशियली कि अमेरिका चाह रहा था कि वो फिलाडेल्फिया से होते हुए 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन डिक्लेयर हो, लेकिन अंग्रेजों का शासन रहा, तो ब्रिटेन रूल कर रहा हो, तो ब्रिटेन के ग्रीनविच वाले को 0 डिग्री मेरिडियन माना गया। तो सर मतलब कि वो एक्चुअल मेरिडियन नहीं है, इसका मतलब कि वो लोग जो जिसका शासन है, तो वो एक्चुअल धरती पर कोई लाइन खींचा हुआ रहता है क्या? ये तो इमेजिनरी लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन, बेसिकली मैथमेटिकल एडजस्टमेंट एंड अप्रोक्सीमेशन। तो उस मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन में भी तो हर एक लाइन को हमको फिक्स करना पड़ेगा ना, तभी तो हम हर एक का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, नहीं तो मेजरमेंट कहाँ से देंगे? तो उसको 0 डिग्री माना गया, उसको प्राइम मेरिडियन माना गया। उससे ईस्ट के तरफ जो हुआ वो हुआ ईस्टर्न मेरिडियन, जो वेस्ट की तरफ हो गया वो हो गया वेस्टर्न मेरिडियन। और यही बेसिस है कि हम लोग ईस्टर्न कंट्री कहे जाते हैं और अमेरिका वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है? पूरा यूरोप वेस्टर्न कंट्री है। और दूसरा सवाल एक मिनट, इसको पूरा करने दीजिए। तो जो डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियंस है, वो इक्वेटर पर 1 डिग्री का 360 होगा ना, ऐसा 180 ईस्ट में 180 वेस्ट में 360 डिग्री होगा ना। एक सर्किल पर पॉइंट पर नॉर्थ पोल पर 360 डिग्री बनता रहेगा, साउथ पोल पर भी 360 डिग्री बन रहा है। ऐसे 360 रेखाएं बनेंगी, 180 ईस्ट में 180 वेस्ट में। तो किसी दो पास वाला जो रेखा है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना है, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। भाग देके देखिएगा 1440 में 360 से, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगा ना भाई। तो 1 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पर 110 डिग्री 1 किलोमीटर के आसपास आता है। ऊपर जाते जाइएगा तो वो कम होते जाएगा, होते होते पोल पर 0 हो जाएगा। तो ये बात मैंने बताई थी। हाँ बोलिए। अच्छा सर, वो जो आप बताया कि 1 सेंटीमीटर का वो जो 4000 सेंटीमीटर, तो मतलब कि अभी जो हम लोग नया मैप बनाएंगे, नया जो ये सर्वे करेंगे, तो उसमें हम तो स्केल पुराना ही फॉलो करेंगे, या मतलब कि हम लोग को स्केल जो मैप पर दिया रहेगा वही आप फॉलो कीजिएगा। पुराना वाला CS मैप निकाल के नापिएगा तो उससे 3960 के RF लेकर नापिएगा। अभी वाला का मैप अगर 1:4000 पर दिया हुआ है तो 4000 पे नापिएगा। बहुत सिंपल बात है। बेसिकली हमको तो मैप के रेस्पेक्ट से ही निकालना है जमीन का डिस्टेंस ना। जी 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 जी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आ रहा है सर। कुछ लोगों का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वीडियो, और ये जो है वो लोग परेशान है। ट्रैफिक ज्यादा है तो इसके लिए मतलब कुछ कर नहीं सकते, टू बी ऑनेस्ट। हो रहा है कि वहां से जो है ना, मतलब कि वो DLR से वो वेटिंग दिखा रहा है उसके बाद। अच्छा, तो उसको मैं एडमिट 14 आदमी का वेटिंग तो आ रहा है, एडमिट ऑल कर दे रहा हूँ। मैं तो हर एक 2 मिनट पर एडमिट ऑल करता रहता हूँ। वो जो भी जमा होता है वेटिंग, उसको एडमिट ऑल करता रहता हूँ। नहीं, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट कुछ मतलब कनेक्ट ही नहीं हुआ पूरा क्लास। तो देखिए 14 से घट के 8 हो गया, 7 हो गया, तो कनेक्ट तो हो रहे होंगे, तभी तो नंबर बदल रहा है, इसका मतलब कनेक्ट हो रहे होंगे। जी जी, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, अरविंद कुमार पिंटू, बोलिए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ आफ्टरनून, बोलिए। तो बोल रहे थे सर, अगर किसी राजस्व ग्राम में हम लोग बाउंड्री फिक्स करने के लिए जा रहे हैं और नेचुरल डिजास्टर के कारण वहाँ का बाउंड्री चेंज हो गया है, तो हम सर किसको, CS मैप को आधार मानेंगे, है ना, या RS मैप को, या फिर अभी का जो स्पेशल सर्वे का मैप है उसको हम आधार मानेंगे सर? क्या which basis to decide सर? बेसिस हमारा वही, हम रेवेन्यू विलेज के बाउंड्री को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इंटैक्ट उसको कैरी कर रहे हैं। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसी बाउंड्री को। रेवेन्यू विलेज का एक RT नंबर दिया हुआ रहता है, उसका एरिया पहले से फिक्स रहता है, उस रेवेन्यू विलेज के बाउंड्री को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी को लेके कैरी कर रहे हैं। तो वही हमको फॉलो करना है CS में जो मिल रहा है। बाउंड्री वैलिडेशन का मतलब ये कदापि नहीं है कि हमको बाउंड्री चेंज करना है। बेसिकली उसमें जो गैप ओवरलैप का आ रहा है ना, इम्परफेक्शन, यस सर, वो बेसिकली यूनिक बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन का नाम है। वही नेचुरल डिजास्टर भी हो गया है, अगर वहाँ का बाउंड्री चेंज भी हो गया है, अगर कुछ वहाँ का स्थल पे, तो CS को ही मानेंगे सर क्या? हाँ, CS को ही मानेंगे ना। सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ, एक क्वेश्चन और है, जो ये हमारा GPS है जो लोकेशन ट्रैकिंग करता है सर, है ना, जो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उसके डायरेक्शन को शो करता है, उसका बेसिस क्या है सर? वो कैसे मतलब होता है सर? उसके बाद क्लियरफाई कर दीजिए। वो भी तो लोकेशन को ट्रैक करता है ना सर?
देखिए थोड़ा मतलब आप ठीक है टाइम हो गया है, लेकिन ठीक है मैं जल्दी जल्दी बतला देता हूँ। मैं 2-3 बार शायद एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से मैं बतला देता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, सैटेलाइट में एक मशीन लगा रहता है, इंटरनल मेजरमेंट यूनिट IMU लगा रहता है, और इसका थ्योरी बहुत सिंपल है। वो लाइट का स्पीड जो है गया कहीं और वहां से टकरा के लौट के आया, तो उसको टी टाइम लगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, T/2 टाइम इंटू लाइट का स्पीड, वही डिस्टेंस हो जाएगा ना। जी जी सर। टाइम स्टैम्प के बेसिस पर उस टाइम के, और हम मानव जाति जितनी भी चीजों को, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाई है जी, उसमें सबसे अच्छा मेजर कर पाई है टाइम को। वो पिको सेकंड तक के लेवल तक जाके टाइम को नाप सकती है, एटॉमिक जी, वाइब्रेशन बिल्कुल। तक को नाप सकती है, गिन सकती है। बिल्कुल obviously पिको सर। सेकंड में लाइट का मूवमेंट हम नाप के देखिएगा, कैलकुलेट करके 10⁻⁻12 से कैलकुलेट करके, तो लगभग मिलीमीटर में आ जाएगा। मतलब लाइट के स्पीड को मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी के साथ हम नाप सकते हैं। क्लियर ना? जी सर, उसका बेसिस वही है सर क्या? सर एक क्वेश्चन और है। अब नहीं मैंने अभी खत्म नहीं किया है। जी जी। तो बेसिकली क्या होता है, आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में बतला देता हूँ तो आपको एक समझ बन जाएगी। बेसिकली उसी के बेसिस पर ये कैलकुलेट होता है। तो अगर हम बोले हैं आपको कि कोई एक पॉइंट है जो किसी दिए हुए फिक्स्ड पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर है, तो उस पॉइंट का लोकस या ट्राजेक्टरी क्या होगा? एक स्फेरिकल सेल होगा। सोच के देखिए, कोई मक्खी धागे से बंधी हुई हो, धागा कहीं सटा हुआ हो और वो चारों तरफ उड़ने के लिए स्वतंत्र, तो एक स्फेरिकल सेल क्रिएट कर देगा। नहीं, एक क्लाउड ऑफ स्फेरिकल सेल होगा। अगर हमेशा रस्सी तनी हुई हो तब, नहीं तो एक स्फेयर, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्या हो जाएगा, एक स्फेयर हो जाएगा। जी सर। अब क्या है, उसी तरह से मान लो अगर हम दो में, ये क्या है, एक किसी पॉइंट से 10 मीटर की दूरी होना क्या है, एक मैथमेटिकल कंडीशन है, ठीक ना? जी। दूसरा कंडीशन में और लगा दें कि दूसरे पॉइंट से भी मान लो 15 मीटर की दूरी पर है, तो ऐसा क्या होगा, दो स्फेरिकल सेल बनेगा ना। जी जी। और मैं बोलूं कि दोनों मैथमेटिकल कंडीशन को एक साथ अप्लाई करो, तो क्या होगा, दोनों स्फेरिकल सेल जहां पर कटेगा वो इंटरेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो क्या होगा, एक सर्किल होगा ना, एक सर्किल। तो उस सर्किल पर वो सर्किल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो क्या, हमारा इनफाइनाइट है, वो यूनिक नहीं पहुंचा ना। जी नहीं सर। एक और मैथमेटिकल कंडीशन लगाओ कि किसी गिवन सर्टेन पॉइंट से वो 30 मीटर की दूरी पर है जी, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक सर्टेन स्फेरिकल सेल उस सर्किल से फिर इंटरसेक्ट करेगा। तो एक सर्किल से जब सर्टेन स्फेरिकल सेल इंटरसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारा 2 फिजिबल सॉल्यूशन है, अभी भी हम यूनिक सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। अगर चौथा मैथमेटिकल कंडीशन भी इसी ढंग का डिस्टेंस का लगा दें तो क्या होगा, तब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। दैट इज द रीजन इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस इफ वी इंटरप्रेट इट, तो किसी पॉइंट के सर्टेन लोकेशन होने के लिए हमको 4 सैटेलाइट का सिग्नल मिलना जरूरी है। 4 सैटेलाइट से कम सिग्नल मिलेगा तो हमको जीपीएस नाप के नहीं दे सकता है कोऑर्डिनेट। यस सर, आई अंडरस्टैंड सर। इसी बेसिस पर बेसिकली नाप के देता है, ठीक सर। उसमें स्केल का आधार क्या होगा सर? स्केल, उसमें स्केल नक्शा है भैया। नक्शा कौन बना, जमीन को हम नक्शा पर दिखलाते हैं कागज पर, तो कितना रेशियो हम उसको कम कर दिए, बेसिकली वही चीज स्केल कहलाता है। तो वो तो समझ गए सर, वो तो पता है, लेकिन सर जो जीपीएस में होता है वो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का सर वो लोकेशन बताया जाता है और उसमें लॉन्ग के साथ हाँ लेट लॉन्ग बताता है। जी जी बिल्कुल। तो वो भी तो एक स्केल पे बना होगा ना सर, जो हमारा लार्ज स्केल होगा उस पे बना होगा। अच्छा देखिए, मैथमेटिकल देखिए स्क्रीन के केस में क्या होता है ना, थोड़ा सा अलग है टॉपिक से, लेकिन कंटेक्चुअल इसलिए मैं बतला दे रहा हूँ। नहीं सर, ये भी रिलेटेड है सर, है ना। जूम इन और जूम आउट जो है ना, बेसिकली वो मैकेनिकल जूम रहता है, ठीक है। आप पिक्सल तक पहुंच जाते हैं, पिक्सल के बाद आपको कलर चेंज दिखना बंद हो जाएगा, जी जी ठीक है। तो आप किसी भी लेवल तक उसको बढ़ा घटा सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो आपको रिफ्लेक्ट करता है कि अभी आपका स्केल क्या है, जी ठीक है। तो वो मैकेनिकल आप जैसे बड़ा करोगे तो देखोगे स्केल चेंज कर गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है सर, टॉपिक से हटके थोड़ा सा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है सर कि हम लोग कानूनगो है सर एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, हाँ, और हमारी अथॉरिटी है कि सर सर्वे में जो डिसीजन मेकिंग है, हाँ, जो मतलब जुडिशियल पावर जो है हम लोग को दिया गया है सर रेवेन्यू कोर्ट का। तो सर हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, मान लीजिए काम खत्म हो गया वो प्रोजेक्ट का, आपने बोला सर DILRMP है प्रोजेक्ट, हाँ, तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया और 6-7 साल के बाद हम लोग वहां से निकल गए और हमारी अथॉरिटी है और कोई गलत डिसीजन दे के वहां से निकल गया, तो फिर सर ये कैसे उसको फिर उसको तो कोई देखिए तो नहीं लगना चाहिए। न्याय क्या कहता है, आप अगर किसी का मर्डर करके भाग गए, बच गए तो आप छूट गए, जिस दिन पकड़ाइएगा दंड के भागी। वही पूछना सर, सर हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, और मतलब कि जो हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है हम लोग का कानूनों का बहुत रिस्पॉन्सिबल है सर,
तो क्या मतलब वही हम पूछना चाह रहे हैं सर कि अरे हम लोग हमेशा के लिए डिपार्टमेंट में रहने वाले हैं या फिर फिर हम लोग को निकाल भी दिया जाएगा सर कुछ? अगर गलत करेंगे तो उसका जो दंड निर्धारित है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो अलग बात है, चाहे वो कोई हो दंड मिलता ही है। क्योंकि हम लोग का जो ये प्रोजेक्ट है सर आप जी बहुत वैल्यूएबल है सर, है ना? हाँ समझ रहे हैं, आपके बोलने में कहीं ना कहीं हमको ये प्रिजम्पशन दिख रहा है कि जो अस्थायी एम्प्लॉय हैं वो बहुत ईमानदार है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं वो तो मतलब ईमानदारी नहीं फॉलो करेंगे, कुछ भी करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बेसिकली इंटीग्रिटी होती है आदमी की, और अगर गलत करेंगे तो उसका एक दंड होता है, तो बेसिकली वो ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है जो आदमी को कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। जी सर, तो ये इससे अच्छा डिपार्टमेंट को हम लोग के बारे में सोचना चाहिए सर, इतना वैल्यूएबल प्रोजेक्ट दे रहे हैं, है ना? फ्यूचर के बारे में भी तो कुछ डिसाइड तो करना चाहिए सर। मैं कुछ भी कहने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, और बेसिकली ये कॉन्ट्रेक्चुअली है, मतलब ये एडवर्टीजमेंट इसी ढंग से निकला है। मतलब क्या अपॉइंट किया जाएगा सर, क्या चकबंदी के लिए सर? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये सरकार क्या डिसीजन लेती है इस पर डिपेंड करेगा, सरकार की आगे क्या योजना होती है। एक बात तो बहुत तय है कि कानूनों, ऐसा नहीं कानूनों की जरूरत खत्म हो जाएगी, कानूनों की जरूरत खत्म हो जाएगी, ये बात तो बहुत बड़ा सच है, लेकिन क्या किया जाएगा ये कैसे कोई आपको बता सकता है? ये तो सरकार तय करेगी, डिसीजन लेगी क्या उसकी आगे की योजना है। इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, है ना? समझ गए सर मोटा मोटी तौर पे।